सुप्रभात। मुझे लगता है कि डायरेक्टर प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और हमारे मुख्य अतिथि आज के प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी भी शायद ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर निदेशक महोदय की अनुमति हो तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू करिए कार्यक्रम। ओके। सभी प्रतिभागियों से सबसे पहले अनुरोध है कि कृपया अपने आप को म्यूट मोड पर रखें। सभी लोग वीडियो अपना ऑन रखेंगे और कोई भी बीच में अपने आप को जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक अनम्यूट नहीं करेंगे। सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे और अगर लगातार आपका माइक अनम्यूट रहा तो आपको मीटिंग से रिमूव किया जाएगा। कृपया अपने आप को इंश्योर कर लें। आर.के. अनुपमा राय मैडम, आप अपने आप को म्यूट कर लें। So, good morning, one and all present on this digital platform. Respected Chief Guest, Professor Kapil Dev Mishra, Vice Chancellor, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur. Honorable Vice Chancellor, Professor Rajesh Singh. Professor Rajnikant Pandey, Founder, Vice Chancellor, Siddharth University, Kapilvastu, and at present Director, UGC, HRDC, DTU, Gorakhpur University, Gorakhpur. The co-coordinator of the program, my colleague Dr. Manish Pandey, and dear participants. I, on the behalf of UGC, HRDC, DTU, Gorakhpur University, Gorakhpur, extend my hearty welcome to one and all present on this digital platform to second online faculty induction program organized by UGC, HRDC, DTU, Gorakhpur University, Gorakhpur. I am Professor Ajay Kumar Shukla, Department of English, and at present coordinator of this program. At the very outset, I would like to request the Director UGC, HRDC, Professor Rajnikant Pandey ji, to deliver his welcome address. Over to you, sir. धन्यवाद प्रोफेसर अजय शुक्ला जी। यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा आयोजित आज के दूसरे ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी, कुलपति दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर अजय शुक्ला जी, प्रोफेसर डॉक्टर मनीष पांडे जी, सह समन्वयक इस कार्यक्रम के, और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे देश के विभिन्न राज्यों से के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सम्मानित शिक्षकगण। आज ये बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं आपके साथ ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। ये दूसरा ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम होने जा रहा है यूजीसी एचआरडीसी के प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और इसमें जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको लगभग 1 महीने का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी ने अपनी अनुमति दी है इसमें शामिल होने की। इसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी वर्तमान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के कुलपति हैं। आप प्राचीन इतिहास विभाग के आचार्य हैं। आपकी जो प्रशासनिक और अकादमिक अनुभव है वो लगभग 3 दशकों का है। पिछले लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं और इस दौरान आपने काफी ख्याति भी अर्जित की है।
आपको भारत शिक्षा रत्न अवार्ड एवं मालवीय प्रज्ञा सम्मान के साथ कई उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हुए हैं। आप यूजीसी और नैक की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग ऐसे व्यक्तित्व को पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और मेरे लिए ये बहुत ही सुखद है कि इन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए सर हम आपके आभारी हैं। एक कुलपति के रूप में आपकी जो प्रशासनिक क्षमता है उससे पूरा मध्य प्रदेश और उसके अलावा जो लोग आप जानते हैं, आपसे परिचित हैं। लेकिन मैंने जब आपसे दूरभाष पर बात किया तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व, जैसे लगा कि पहली बार मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, लेकिन लगा कि आप कितने पुराने परिचित हमारे हैं। तो एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही अनुकरणीय होता है। आप लोग जो इस इंडक्शन प्रोग्राम में लगभग 1 महीने तक आपको जो विभिन्न विद्वान आएंगे, आपसे परिचित होंगे, आपको परिचित कराएंगे, आप उनसे परिचित होंगे। और इसलिए भी ये कार्यक्रम किया जाता है कि जो नए शिक्षक हैं वो जो शिक्षक होने की नई विधाएं आ रही हैं उनसे परिचित हो। क्योंकि शिक्षक होना और क्लास में एक शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी का जो व्यक्तित्व है वह उस शिक्षक का है जो क्लास में भी एक सफल शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रशासनिक क्षमता भी के रूप में भी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो इतना सहज व्यक्तित्व आपका है और एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका व्यक्तित्व सहज हो, और सहज व्यक्तित्व उसी का होता है जिसका ज्ञान होता है। आप सभी लोगों के बीच में आपका उद्बोधन होगा और मुझे प्रसन्नता है कि आज का उद्घाटन प्रोफेसर मिश्र जी कर रहे हैं। सर, मैं आपके इस उपस्थिति के प्रति कृतज्ञ हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरह का सहयोग इस विश्वविद्यालय को प्रदान करते रहेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आपका आभारी। इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय शुक्ला जी जो बहुत ही उत्साही आचार्य हैं, बहुत ही कर्मठ और अपनी विधा के कुशल मर्मज्ञ हैं। ये जिम्मेदारी भी मैंने उनको इसीलिए दिया कि मैं तो बस आज आपसे रूबरू हो रहा हूं और शायद फिर अंतिम दिन आपसे मेरी मुलाकात हो जब कार्यक्रम का समापन हो। इस बीच में इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अजय शुक्ला जी करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा 1 महीना ज्ञान के दृष्टिकोण से होने जा रहा है। आप लोग सचमुच रिफ्रेश महसूस करेंगे जब ये कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ेगा। डॉक्टर मनीष पांडे जी जो एक युवा अध्यापक और बहुत ही उत्कृष्ट अध्यापक रहे हैं, अध्यापक हैं, इनमें भी इनकी कौशल क्षमता बहुत अच्छी है और ये दोनों लोग मिल करके 1 महीने तक इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। मैं इन दोनों लोगों का स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामना देता हूं कि हमारे जो ये लगभग 4 दर्जन के आसपास प्रतिभागी देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हैं, इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद उनको ये लगे जब अपनी कक्षाओं में जाएं कि कुछ नया करें। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि शिक्षक बनना बहुत कठिन काम है, ये कला है। कक्षा में जा करके
विद्यार्थियों को उनके अज्ञान को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके लिए जरूरी है कि पहले शिक्षक अपने आप को तैयार करें उसके, क्योंकि आप सभी लोग एक लंबी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के बाद इस जगह को प्राप्त किए हैं। भारत जैसे देश में जहां इतनी जनसंख्या है और जहां इतने योग्य लोग हैं, उन योग्य लोगों की ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में आप सफल हुए, और सफल होकर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अपने युग के सबसे चुनौतीपूर्ण दायित्व को आपने स्वीकार किया। ये अपने युग का सब शिक्षक होना एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है, बहुत ही कठिन दायित्व होता है शिक्षक होना, क्योंकि बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती है एक शिक्षक की। वो केवल क्लास तक नहीं सीमित होता है, उसको समाज की तरफ भी देखना पड़ेगा, समाज की तरफ भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज से जब तक वो सरोकार नहीं रखेगा वह अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब समाज में आप इंटरैक्ट करेंगे तो आप अपने ज्ञान, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने अनुशासन, अपने व्यक्तित्व, सबसे आप समाज को प्रभावित करते हैं। ज्ञान का वास्तव में यही आधार है कि हम अपने ज्ञान से किस तरीके से अपनी आने वाली जनरेशन को गुणवान और योग्यवान बनाए, क्योंकि बड़ी भारी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करना। आप देश निर्माण में आप सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं, और इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर को यह दायित्व दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र के शिक्षकों को एक प्रशिक्षण दे, क्योंकि तमाम ऐसे शिक्षक इसमें हैं जो कस्बों के महाविद्यालयों में होंगे, अच्छे विश्वविद्यालयों में होंगे, और उनके पास जो विद्यार्थी आ रहा है उसके नॉलेज को कैसे आगे बढ़ावें, कैसे एक बेहतर नागरिक इस देश के लिए तैयार करें, कैसे एक नागरिक का निर्माण करें जिसकी प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति सर्वोपरि हो, समाज के प्रति हो, अपने प्रति भी हो। ये समझ विकसित करना है इस नया युवा पीढ़ी को जो आपके सामने आ रही, और ज्ञान का प्रस्फुटन उस बेंच से लेना है जो आपके सामने बैठी हुई। तो इन सारी विधाओं का 1 महीने तक आपको विभिन्न आचार्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र के ख्याति लब्ध आचार्यों, अध्यापकों के द्वारा आपके पास पहुंचाया जाएगा। ये कोशिश होगी, इस सेंटर की ये कोशिश होती है कि 1 महीने के बाद जब हमारे सम्मानित शिक्षक अपने अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाएं तो उनसे मिलने वाला विद्यार्थी भी लगे, उसको भी ये महसूस हो कि आपका जो ये प्रशिक्षण है ये उनके लिए लाभदायक है, और योग्य विद्यार्थियों का आप निर्माण करें। तो इस अवसर पर मैं आप सभी शिक्षकों का भी स्वागत करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, और मैं शुभकामना देता हूं कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो। अंत में मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, विशेष रूप से मुख्य अतिथि प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for these really insightful and valuable words from you. I hope that these words are definitely going to be a motivating factor for all of us. I now request our respected coordinator, sir, Professor Dr. Ajay Shukla, to kindly address us and guide us for the do's and don'ts of this faculty induction program. Over to you, sir. Thank you very much. As a coordinator of this program,
this is my duty to throw some light on the relevance of FIPs for teachers of universities and colleges. So I would like to take this opportunity to say few words on faculty induction programs organized by different universities as guided by UGC. So many points have already been told to you, not by director of UGC HRDC, but by a vice chancellor who founded a university in a very remote area. So what should be the duty of a teacher, and what are the important points of faculty induction program that were, in short, communicated to you by Professor Rajnikant Pandey, whose, role was more of a vice chancellor than of a director, I think, at this point. Now, what is basically the relevance and importance of FIPs, and why are we going to organize this? As you know, the teaching is an ethically and intellectually demanding profession. And as our director said, that gaining the knowledge is one point, but communicating it, transmitting it to the students is another point. And teaching at present is a very demanding profession. New teachers, they need rigorous preparation and opportunities for continuous professional development along with academic and professional support. Unlike teachers in school education who already get B.Ed degree and other professional degrees, faculty in higher education usually join the teaching profession without any formal training in teaching, learning, or assessment. Understanding and capabilities in these areas, along with awareness of policies, governance, and administrative structures, are developed informally out of their own experiences or from experiences shared by colleagues. One of the mandates of UGC is the development and implementation of a high quality faculty induction program for newly recruited faculty in higher educational institutions. This can help new teachers to improve their teaching and management skills, adjust to the culture of higher education institutions, and better understand their professional responsibilities. It is well said that if your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. But if your plan is for 100 years, educate children. Education plays a very important role, and here lies the importance of a teacher. Dr. Radhakrishnan once said that a good student is not that who is well read. A good student is not that who is well read. A good student is that who is well taught. Now the responsibilities are on the shoulders of a teacher. A teacher, for me, is not a teacher or a professor. For me, he is master, because he performs the role of a master. And repeatedly, when we use the word master, it becomes like ma-star. A person who goes to the level of a ma, of a mother, becomes master, because he not only teaches, but also mentors and develops the personality of a student. The faculty induction program aims to help new teachers to understand their roles and responsibilities as a faculty members. It also familiarizes themselves with a structure, functioning, governance, rules, regulations, and professional expectations in higher educational institutions. It also explores pedagogical processes like aims of higher education,
curriculum, instruction and planning, classroom management and transaction, use of resources and assessment, and many more things. As is evident, the COVID-19 pandemic has dramatically changed education with the distinctive need for e-learning and continuance of teaching learning over remote and digital platforms. We are here today on these digital platforms because of this pandemic, which we sometimes say is a blessing in disguise, or what our Honorable Prime Minister said, Aapda ko avsar mein badalna. Now, the incorporation of information communication technology in education has already been on a high growth even before the pandemic. However, the sudden closure of educational institutions in many parts of the world has brought a certain urgency to adopt online teaching learning strategies, which are likely to continue even post-COVID-19 as we are witnessing at present. Hence, the teaching community needs to evolve more than ever an innovative approach to equip themselves with the skills necessary for creating a holistic learning environment in this unprecedented context. In the contemporary world of modern education and knowledge, a teacher is not only a source of knowledge creation, but also the instrument required to sharpen the intellect of the students. The primary objective of present induction program, which is the second online induction program organized by our university, is to empower and motivate the teachers for enlivening the learning process by adopting novel pedagogic approaches to teaching learning, which are collaborative and participant-centered, to integrate learning and teaching with information communication technology, and to equip the teachers with the latest assessment tools in higher education. It further focuses on teaching and research methodologies, curriculum structure and design, gender and social diversity, professional ethics, sharing of best practices, and also the updating of developments in scientific disciplines in which the teachers are engaged. With this idea and many more, we have planned to organize this faculty induction program, and I hope that we'll be able to provide you all those tenets which we have just discussed. Our director has just said that gaining the knowledge is not an important thing. Transmitting it to the students is very important. And dear participants, we are lucky enough that we have with us today Professor Kapil Deo Mishra as chief guest of this program. Professor Kapil Deo Mishra, I also had a talk to him on mobile phone, and his personality was, just now our director has said about his sweet behavior. I also have the same kind of impression about our chief guest. So sweet and simple in behavior that his personality is really magnetic and mesmeric. I'm reminded of one of a very famous statements of Mother Teresa, who once said that if your eyes are positive, you will like the world. If your eyes are positive, you will like the world. But if your tongue is positive, the world will like you. And I think our chief guest has that kind of personality. That eminent personality who worked in different universities in different capacities. He worked in JRH University, Chitrakoot, Mahatma Gandhi Chitrakoot, Ramoday Vishwavidyalaya, Chitrakoot, MP Bhoj Open University, Bhopal, and wherever he worked, in whatever capacity, he shaped the entire structure of the university.
He has more than 30 years of teaching experience, guided more than 32 PhD and MPhil theses, more than 141 research papers, more than half a dozen books. And what to say about, the awards and the other things like, Malvi Pragya Samman, Bharat Shiksha Ratna Award, Shiksha Ratna Puraskar, Best Citizens of India, Indira Gandhi Shiromani Award, Amar Shahid Krantiveer Mangal Pandey Award, and many more. He is also the member of different senates and executive councils of different universities of Tripura, New Delhi, Jabalpur, Faizabad, in different capacities, member academic council, member senate, member executive council. He also worked as a chairman of different committees of University Grants Commission and NAC. He's also the editor of many reputed and prestigious magazines like Abhivyakti and Shiksha Patrika. And not only that, as an academician, he's also a social worker, because you're having a long-term experience to establish a university and taking different steps for its developmental skills. He also worked to eradicate the problems of the society, like unemployment, diseases, illiteracy, pollution, corruption, social inequality, and others. So, dear delegates, we are lucky enough that we have such great and eminent personality with us. Without wasting our time, I would like to request Professor Kapil Deo Mishra, the chief guest for today's occasion, the Vice Chancellor of Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, to address the participants. Over to you, sir. Thank you. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा आयोजित इस दूसरे ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, जिसको हमारा शिक्षा मंत्रालय गुरु दक्षता कार्यक्रम के नाम से चिन्हित किया है। गुरु दक्षता हमारे इस परिवार के सम्माननीय, अभी जिनको हम लोग सुन रहे थे, पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं, सम्माननीय प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिनका उद्बोधन चलता रहा है और चलता रहेगा, पूरे माह सभी को मिलता ही रहेगा, और हमारे सम्माननीय डॉक्टर मनीष पांडे जी कोऑर्डिनेटर, और विभिन्न प्रांतों से हमारे जुड़े हुए साथीगण, सम्माननीय प्राध्यापकगण, माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी इन्हीं कारणवश कहीं मार्ग में हैं, जैसा उन्होंने बताया भी था। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके भारत भारतीयता और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, और यही कारण है कि गुरु दक्षता इसका नाम रखा गया है। सही है, हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने बड़े ही विस्तृत ढंग से, जिनका अनुभव और ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा व्यापक है, और जिन्होंने कपिलवस्तु में एक विश्वविद्यालय के उद्भव से लेकर उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया, प्रथम कुलपति के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश, अक्सर मैं कहता हूं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे संस्कार हो, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो पूरे देश विश्व को
एक मार्ग प्रशस्त करने का कोई दिशा देता है तो वो उत्तर प्रदेश है। चाहे वो प्रभु राम की बात हो, चाहे वो प्रभु कृष्ण की बात हो, तो सब कुछ, सबकी निगाह उसी दिशा में जाती है। चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, और चाहे काशी में राजनीति और आध्यात्म के मणिकांचन संयोग की बात हो, सब उत्तर प्रदेश में ही दृष्टि है। आज 21वीं शताब्दी के इस बढ़ते हुए कदम पर शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक हो, पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च तक, हम सबका विषय तो उच्च ही है, लेकिन एक सुखद जो परिणाम सामने आ रहा है, हम सबके हाथों में आया है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, वो बातें आ रही थी। प्राध्यापक ही सब कुछ, शिक्षक ही शैक्षिक परिवर्तन का वाहक है। हम सब जानते हैं कि टीचर इज द एजेंट फॉर एजुकेशन चेंज। और ये सच है कि वो समय गया साथियों, जब मस कागज छुयो ने कलम गई नहीं हाथ। अब आज विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर क्षेत्र का उद्भावक कोई स्थल है तो वो संस्थाएं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी, जैसा डॉक्टर साहब ने, डायरेक्टर साहब, कोऑर्डिनेटर साहब ने, आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी ने, प्रोफेसर शुक्ल जी ने ये बात कही, सबसे महत्वपूर्ण है। सारी जिम्मेदारी एक शिक्षक पर, हमारे ऊपर है। और यही कारण है कि हमारे कुल के जो अग्रदूत और प्रवर्तनकर्ता और जिनका नाम हम सब लेते हैं, जिनका कुल हमारा है, हम सब उसी कुल के हैं, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने कहा था बहुत सही बात कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता। डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था, राजनीति के वेत्ता है डायरेक्टर साहब, और आंग्ल भाषा के हमारे प्रोफेसर शुक्ल जी। तो मुझे याद आ रहा था कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। और ये सच है, ये सच है। अपने लोगों ने चूंकि शिक्षा जीवन में ही शुरू से कदम रखा और उसी में आगे बढ़ रहे हैं कि जिस शिक्षक में वो गरिमा है, वो गुरुता है, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, चाहे वो ज्ञान की बात हो, और चाहे वो स्किल की बात हो, और चाहे वो चरित्रशील और आचरण की त्रिवेणी की बात हो, जिस भी शिक्षक में है, जिस भी आचार्य में है, दुर्दांत अथवा दुर्दमनीय कोई भी शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने में हिम्मत नहीं कर सकता है। अपने वो ऐसे गुरु के सामने वो नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है, इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब कार्य उसी में कर रहे हैं। जिस भी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही लेकर के आई है कि एक हाथ में हमारे शिक्षक के, हमारे विद्यार्थी के, हमारे युवा के हाथ में एक ज्ञान हो, तो दूसरे में स्किल हो, कौशल हो, और साथ में चरित्र और शील और विनयशीलता, आचरण उसके जीवन में दिखलाई पड़े। वो स्वावलंबी भी हो, संस्कार भी वान भी हो, और स्वाभिमानी भी हो। ये सच है। इसी कारण से अपने देश में शायद जो हमारा शिक्षा मंत्रालय ने गुरु दक्षता प्रोग्राम इसका कार्यक्रम नाम रखा, उसके पीछे यही था। गुरु शब्द आप जानते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो असत से सत की तरफ ले जाए, वो गुरु। इसीलिए आप सब जानते हैं, हमारे साथीगण सब, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों कहा गया था। आज युग धर्म काल के अनुसार उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है, और शिक्षा हर काल में युग धर्म के अनुसार टेक्नोलॉजी बदल रही है। आपने कोरोना संक्रमण का सामना किया, अभी उसका चल रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज अपने करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसलिए वर्चुअल मोड में ये कार्यक्रम रखा गया। नहीं तो डॉक्टर साहब कहते कि आप भी आ जाइए, आप भी, सब लोग एक साथ बैठ करके फिर आनंद करते जैसा करते थे।
लेकिन समय और काल के अनुसार सारी चीजें परिवर्तनशील हैं और परिवर्तन करना है। युग धर्म के अनुसार परिवर्तन का कोई प्रवर्तक है तो आचार्य है, वो शिक्षक है। और जिसने भी परिवर्तन के अनुसार अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं एडजस्ट किया, या तो उसका विनाश हो जाता है या वो रह नहीं जाता है। ये इतिहास में भी देखी और अनुभव में, कोरोना में भी आपने देखा, जिसने अपने को एडजस्ट कर लिया, जो बड़ों ने बताया, डॉक्टर ने बताया, विशेषज्ञ ने बताया, जिन हमने ग्रहण किया, चाहे योग की बात हो, चाहे आयुर्वेद की बात हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग, अगर जिसने भी पालन किया और शरीर मन बुद्धि चारों के समुच्चय को उसने स्वस्थ रखा, युग धर्म के अनुसार वो आपको पूर्ण स्वस्थ आज मिल रहा है। लेकिन घटनाएं घटित हैं अपने यहाँ, तो ये भी कहा हुई है सो जो राम रचि राखा। लेकिन स्वधर्म सबसे पहले है और शिक्षक को इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। उसके पीछे यही गुरु दक्षता जो रखी गई है। अभी मैं जब पूछ रहा था तो मुझे ध्यान आया, उसके पीछे यही चिंतन है, गुरु ब्रह्मा किस रूप में। तो जो सामाजिक व्यवस्था है आज युग के अनुसार उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। जो सामाजिक व्यवस्था है उसका युगानुकूल जो प्रवर्तन करने वाला जो अधिष्ठाता है वो ब्रह्मा के रूप में गुरु है। सामाजिक व्यवस्था कैसी? युगानुकूल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, पर्यावरणीय सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रह्मा इस रूप में वो है और विष्णु किस रूप में? हमारे मनीषियों ने, हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तनकारों ने इसके जो शब्द दिए हैं वो शब्द मंत्र के रूप में, क्योंकि शब्दों को तो अपने यहां मंत्र, अक्षर ही तो ब्रह्म है। तो विष्णु किस रूप में? क्योंकि ये गुरु दक्षता है तो ये व्याख्या भी हमें लगता है कि अपरिहार्य है। विष्णु इस रूप में जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य अथवा जो सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों का वो संरक्षक होता है। इस रूप में वो विष्णु है। और शंकर किस रूप में? जो बुराइयां हैं, जो प्रदूषित हैं, जिनको कहते हैं कालवाही रूढ़ियां हैं, उनका वो उन्मूलक करता होता है। इस रूप में वो शंकर है, ब्रह्मा विष्णु। तो समाज की संपूर्ण व्यवस्था का कोई अगर पालक, सर्जक और उसका जो बढ़ाने वाला है, विकास की गति देने वाला कोई है, तो वो जो वर्तमान हमारा शिक्षक है, जो गुरु से आज विद्या से हम शिक्षा में चले आए। आप सबको पता ही, एक सा विद्या विमुक्ते, अपने यहाँ तो विद्या थी और इसीलिए विद्या ददाति विनयम कहा गया, शिक्षा ददाति विनयम नहीं कहा गया। विद्या वही जो मुक्ति प्रदान कर दे। मुक्ति कैसी? क्योंकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल स्वावलंबन ही नहीं, भौतिक संसाधनों से युक्त होना नहीं था। हमारे यहाँ तो आत्मा ही ब्रह्म। हमारे यहाँ शिष्य गुरु से जब प्रश्न करता है, संवाद होता है, तो उपनिषदों में इसमें तमाम हमारे जो प्रतिभागी गण हैं, डॉक्टर साहब बता रहे थे 46 से अधिक, 47 से अधिक हैं, 40 से ऊपर प्रतिभागी गण सहभागिता कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। मुझे लगता है कि वह सभी जो विभिन्न विषयों के होंगे, कोई किसी विषय का, कोई सामाजिक विज्ञान का है तो कोई मानविकी का होगा, कोई अन्य भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है, मैनेजमेंट के भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन प्रोग्राम तो सभी के लिए होता है, जैसे ओरिएंटेशन पहले होता था। तो सभी हमारे जो आचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, उस दिशा में, क्योंकि आज ज्ञान के साथ उस विद्या, उस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, कि जब विद्यार्थी ये पूछता था केवल गुरुजी आप कौन हैं, तो हम ये नहीं कहते थे कि उस समय कि हम कपिल देव मिश्र हैं या हम प्रोफेसर। तो भौतिक और अध्यात्म दोनों ज्ञान गुरु रखता था। कैसे? तो कहते थे, गुरुजी कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वो कब कहते थे? वो तब कहते थे मित्रों जब वो साक्षात्कार किए थे आत्मा का, शरीर मन बुद्धि आत्मा, जिस आत्मा की चिंता भारत करता है।
पर शिष्य नहीं रुकता था। जो अपने यहाँ उपनिषदों की बात कही गई है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसमें शुरू ही यहीं से होता है, तो वो यही नहीं रुकता था। फिर उसके बाद वो प्रश्न करता है कि गुरुजी मैं कौन हूं? शिष्य वो जिज्ञासा करता है, तो गुरुजी कहते थे तत्त्वमसि, तू भी वही है जो मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं तो तू भी ब्रह्म है। लेकिन शिष्य इसी पर चुप नहीं होता था। शिष्य प्रश्न करता था कि गुरुजी हम आप तो ये हो गए, तो ये जो बैठे हैं अन्य हमारे साथीगण मित्रगण, वो कौन है? वृक्ष कौन? ये सब तो गुरुजी कहते थे जो अनुभूत कर चुके थे, जो अनुसंधान कर चुके थे। गुरुजी कहते थे कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म में है। ये कब कहते थे? जब गुरु को ज्ञान होता था। ये लक्ष्य था, मुक्त होना, चाहे इस संसार में रहे चाहे कहीं और रहे, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना था। और यही कारण था कि अपने यहां जो बात कही गई कि जो मुझ में आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, या अन्य जो उनकी जिज्ञासा जो अभिरुचि रखते हैं, वो सभी जानते हैं हमारे साथीगण कि जगदीश चंद्र बसु जी ने प्रमाणित किया कि जैसे मुझ में, हम सब में प्राण है, चेतना है, वैसे ही वृक्षों में भी उसी प्रकार का जो आज पर्यावरण की समस्या हो रही है, उसका मूल कारण है कि हमारे बच्चों को, हमको, जगदीश चंद्र बसु जी ने जब प्रमाणित किया कि अगर हमारा कोई कान पकड़ता है, खींचता है तो मुझे दर्द होता है, वैसे जो जड़ जिनको हम कहते हैं उनमें भी चेतना वैसे ही है। और ये बात हमारे यहाँ उपनिषदों में बात कही गई, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गिता कश्चित् धनम। जड़ हो या चेतन हो, जंगम हो या स्थावर हो, सब में वो ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास है सब में। सियाराम में सब जग जानी। जब सब में वही है तो जो मुझे अच्छा लगता है वही मुझे दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए अपने यहां विद्वान, ज्ञानवान को, ज्ञानवान तो विद्वान थे, लेकिन विद्वान की, पंडित की परिभाषा अलग दी गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार इसी तरफ हमको लेके जा रही, जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश कर चुकी है। कहा गया है ना, एक संस्कृत में है वो, मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मोत सर्वभूतेश यह पश्चित सा पंडिता। विद्वान वो है मातृवत परदारेश, जो दूसरे की स्त्री को मां के समान समझता है, और पड़े हुए धन को जैसे वो ढेला होता है उस प्रकार से, और जो मेरे लिए अनुकूल है वही आपके लिए अनुकूल, जिसकी दृष्टि इस तरह से हो वह विद्वान है। अपने यहां ये परिभाषा दी गई। और यही कारण था देश में, अपने देश की जो पूजा हुई और जो विश्व गुरु कभी रहा, जो इसकी कल्पना, सत्संकल्पना सभी कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और करने की तैयारी कर रहा, उसके पीछे यही था कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षणेन पृथ्व्याम सर्वमानवा। हमने अपने चरित्र और आचरण से, आज इसी की कमी है, आज इसी को शिक्षा में लाने की आवश्यकता है। ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन उससे अधिक अनिवार्य अगर है तो अरे चरित्र और आचरण की, जिसके कारण देश जाना गया, जिसके कारण अनुसंधान की पराकाष्ठा पर हम पहुंचे, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हमारी नैतिक मूल्य, जो बात कही जाती है माता पिता, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चे का जो संपोषण या उसका संवर्धन या उसका विकास 3 ही स्थानों पर होता है, कुटुंब, परिवार, पड़ोसी या समाज, और विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। इसी में तो तैयार हो जाता है युवा, इसी में हमारे युवक और युवती तैयार होते हैं। तो तीनों को संस्कार युक्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। आप अभिमन्यु की घटना आप सब जानते ही हैं कि मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की बातें सुनी थी। भाई हम चाहते हैं कि रानी दुर्गावती की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह, अशफाक उल्लाह भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गोपाल जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, हम सबको याद करते हैं ऐसी संतानें, स्वामी विवेकानंद जी की तरह। तो हमें ध्यान देना होगा शिक्षा के माध्यम से, अनौपचारिक वो जो शिक्षा कि 9 माह तक, हम जानते हैं कि विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है मित्रों, अनुसंधान में बहुत दिन पहले आया था, 4 माह का बच्चा, अपने यहां तो बहुत पहले ये सब तय हो गया था, 4 माह का बच्चा मां के साथ, गर्भस्थ शिशु हर बात ग्रहण करने लगता है, सुनने लगता है। इसका मतलब उसकी ग्रहण शक्ति जब शुरू हो जाती है तो जो परिवार में घटित हो रहा है वो सब बच्चे के पर अमिट छाप होती जा रही है। इसलिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने गर्भाधान का एक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है अनौपचारिक शिक्षा के रूप में, और यह अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए शिक्षा। तभी तो हम जो सत्संकल्पना कर रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव को जो हम याद कर रहे हैं कि देश के 75 वर्ष आजादी के पूरे जो हो रहे, और हम अपने वीर वीरांगनाओं के उनके आदर्शों को याद करते हुए ऐसे आदर्श बालक बालिका हमारे देश में पैदा हो। हमारा समाज, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे वैश्विक क्षितिज पर, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम समरसता की बात, और वो पर्यावरण, तो शिक्षा ऐसी हो जो दुखी मन को भी खुश कर दे, प्रसन्न कर दे, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जो बेरोजगार को रोजगार युक्त कर दे, जो बीमार को स्वस्थ कर दे। शिक्षित तो वही जो विषाद में हो उसको विषाद से मुक्त कर दे, जो भय से युक्त हो उसे भय मुक्त बना दे। ऐसी शिक्षा, ऐसा शिक्षक, ऐसा पर्यावरण, और यही रूप, यही इसी कारण से हमारे जो, चाहे वो सनातन काल से हम आप देखते आए, कहा जाता है, टाइम जो हमको दिया था वो लगभग पहुंच रहा, लेकिन थोड़े और बात करें। शिक्षक मिलते हैं तो बड़ी सोचता है हमारे परिवार के हैं, अपनी सब बातें कहें। अपने यहाँ माना जाता है कि 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में जो सत्संकल्पना थी, हम सब जानते हैं, आज भी आसुरी प्रवृत्तियां और दैवीय प्रवृत्तियां बहुत हैं, नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां। आप सतयुग में माना जाता है कि दोनों शक्तियां अलग अलग रहती थी। आसुरी प्रवृत्तियां एक लोक में रहती थी और दैवीय जो है दूसरे लोक। लेकिन जब हम त्रेता युग में आते हैं तो हम देखते हैं अयोध्या में राम जी का जन्म होता है, तो लंका में रावण का जन्म होता है। रावण एक ही लोक में, पृथ्वी लोक में। और जब हम संक्षेप जय सिंह यादव, कृपया देखिए, आप म्यूट करिए अपने आप को। जय सिंह यादव, अच्छा हाँ, तो उनके साथ चले आए थे ना, राज जी के साथ। जब हम त्रेता युग में आते हैं तो देखते हैं एक ही पृथ्वी के ऊपर ही रावण और राम, प्रभु श्री राम एक ही। लेकिन जब द्वापर में जाते हैं तो दोनों प्रवृत्तियां, आसुरी और दैवीय, परिवार एक ही परिवार में आ जाती है। एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव है, एक तरफ दुर्योधन, एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर नेतृत्व कर रहे हैं। कलयुग में ऐसा है कि एक ही व्यक्ति में दोनों शक्तियां हैं, दैवीय और वो आसुरी। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता शिक्षा की है, और शिक्षा ऐसी हो, हम जानते हैं, सबको पता ही कि मानव में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों को हम प्रफुल्लित करें। हम सबको मालूम है कि शरीर उपभोगवादी है, अच्छे से अच्छी चीजें हमारी आंखें देखना चाहती है, हाथ स्पर्श करना चाहता है, जीवा अच्छे भोजन का स्वाद लेना चाहती, रसना। इसीलिए तो अपने यहाँ कहा गया, आहार हो, भोजन की बात हो, या इच्छाओं की पूर्ति की बात हो, या भय की, तो ये पशु और मानव में समान होता है। लेकिन एक ही चीज है जो दोनों को पृथक करती है, वो है धर्म। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये केवल मानव के पास है। इसलिए कहा गया, आहार निद्रा भय में तुनश्च सामान्य तत्पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। धर्म ही, जिसमें धर्म नहीं वो पशु के समान है।
और यही कारण था कि हमारे जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी द सोल ऑफ इंडिया, आध्यात्मिकता भारत की आत्मा है। इस आत्मा को पहचान करके यदि हम शिक्षा देते हैं तो जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारशील हो, स्वाभिमानी हो, बुराइयों का प्रतिकार करने वाला हो, नैतिक मूल्यों का उत्सर्जक और प्रवर्तन करता हो और राष्ट्र देवोभव की भावना से ओतप्रोत हो, तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लेकर के आई है। एक बड़ी रोचक घटना पर्यावरण के संबंध में है कि आज शिक्षा को हमें सबसे जोड़ना, वो समय गया। जनरलाइजेशन विद स्पेशलाइजेशन आज कोरोना ने हमको बता दिया है, और यही कारण है इंटरडिसिप्लिनरी और इंटर फैकल्टी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आ रही है कि माइनर भी हो, हमारा विद्यार्थी अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसके लिए म्यूजिक पढ़ने की भी व्यवस्था हो, मैनेजमेंट पढ़ रहा तो एग्रीकल्चर, वो ऑर्गेनिक खेती अगर करना चाहता तो वो भी पढ़े। सारी जानकारियां उसके पास होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड हो, विशेषज्ञ हो किसी का। लेकिन जनरल, जिसको जनरल जानकारी है और विशेषज्ञता है, वही, चाहे वो वैयक्तिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो राष्ट्रीय जीवन में किसी पक्ष में वो नेतृत्व कर रहा हो। और आज हमारे नेतृत्व करने वालों के रोल मॉडल के रूप में है हर दिशाओं में। तो जो हम कहते हैं कि कोई बेकार न हो, कोई बीमार न हो, कोई अशिक्षित न रहे, सब पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो और हरा भरा और खुशहाल क्षेत्र दिखलाई पड़े, सभी स्वावलंबी हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी तकनीक, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा विज्ञान ले आए जो बेकारी को खत्म करे। शिक्षा ही उसका माध्यम है, क्योंकि हम ही वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं, हम ही प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ पैदा कर रहे हैं। और हमने देखा कोरोना में उन लोगों ने हमको दिया भी वैक्सीनेशन और सब, जो विषमता को घटाए, बेकारी को मिटाए, प्रदूषण से मुक्ति दिलाए और साथ साथ मित्रों भ्रष्टाचार को दूर भगाए। ऐसी टेक्नोलॉजी हम ले आए, ऐसा नवाचार करें, ऐसे अनुसंधान करें, और वो संभव है, वो संभव है। क्योंकि प्रलय और निर्माण आप ही के तो गोद में पलते हैं, जो आचार्य चाणक्य ने कहा है, सच है। उसके लिए आज आवश्यकता है कि हम जो इस इंडक्शन प्रोग्राम में 1 माह तक आप लोग लाभ प्राप्त करेंगे, नई नई विधियां आपको बताई जाएंगी जो आपके शिक्षा क्षेत्र में काम आएंगी, विद्यार्थियों के लिए काम आएगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे नैतिक मूल्य हमारे साथ रहें। यदि हम संकल्प ले लेते हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में हम तय कर रहे हैं, जिस स्वावलंबन की धारा हमारी सनातन काल से चली आ रही, क्योंकि शिक्षा में, हमारे शिक्षा में आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज हम वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा में सारी व्यवस्था तक्षशिला नालंदा में थी। और इसीलिए तक्षशिला, नालंदा और बल्लभी का उदाहरण दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में। शिक्षा के साथ वो बेरोजगार नहीं होता था कि पीएचडी कर ले घूमे, वो पहले ही तैयार हो जाता था। और अब हमारी जिम्मेदारी हम सबकी कि हम ऐसा विद्यार्थी तैयार करें जो निकलते ही प्लेसमेंट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो स्वरोजगार, और वो 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स और 4 इयर्स का डिग्री कोर्स, 3 इयर्स जो निर्धारित हो चुका है, जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हमारी है साथियों, हमारी और आपकी, हम सब। और निश्चित है ये, यदि हम संकल्प लेते हैं, हम आप संकल्प लेंगे तो पूरा होगा। अपने लोगों ने देखा है, कोई चीज असंभव नहीं है। 21वीं शताब्दी जो चिंतन देखने में आ रहा और युवाओं के जो आगे बढ़ते हुए कदम को अपने लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास युवा है, चाहे वो शिक्षकों के पास युवा है, और युवा हम आप सब जानते हैं साथियों, बड़ा निश्चल और शुद्ध होता है। क्योंकि मैं अभिभावक भी हूं
मैं शिक्षक भी हूं और मैं कुलपति भी हूं, लीडरशिप भी कर रहा हूं। इसलिए तीनों की त्रिवेणी मैंने स्नान किया, इसलिए तीनों को मैं जानता हूं। चाहे वो बालक हो चाहे बालिका, बड़े शुद्ध होते हैं, जो फ्लापी डाल दिया जाता है वो इसी तरह चलते हैं। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, उनके चारों पांचों कोषों का जो हम बात करते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, उन उन पांचों कोषों को, पंचकोशों को हम पूर्ण रूप से विकसित करें और ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई है। मुझे लगता है कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का बड़ा ही ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास रहा है, और उसमें हमारा मानव संसाधन विकास केंद्र, जिसके डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी है, जो पूर्व कुलपति रह चुके हैं, और हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी और कोऑर्डिनेटर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप लोग एक माह तक, जो 21वीं शताब्दी में केवल परिवारों की नहीं, केवल समाज की नहीं, केवल भारत की नहीं, विश्व की जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति करने में हम सब समस्त शिक्षक चतुर्दिक जो भी समस्याएं हैं, युगानुकूल पुनर्रचना करते हुए सोशल रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम करेंगे। और मुझे तो लगता है कि शिक्षक जो होता है वो प्रतिदिन नवाचार करता है, चाहे वो अध्ययन अध्यापन में, और वही शिक्षक लोकप्रिय भी होता है। अपने महाविद्यालय में देखिए, अपने विश्वविद्यालय में देखिए, अपने परिवार में ही देखिए। जो किसी की तारीफ अगर घर में की जाती है तो उसका मूल कारण होता है कोई नवाचारी, कोई एक ही खाद्य पदार्थ को कई प्रकार से बना रही है तो लोग कहते हैं कितना अच्छा भोजन बनाती है। जहां भी नए नए प्रयोग करते हुए, नित्य नूतन, पुरातन चीजें हैं, और शिक्षा का यही काम है, शाश्वत मूल्य वही रहते हैं, लेकिन काल के अनुसार हम उसको, समाज को युगानुकूल प्रशिक्षित और दीक्षित करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है शिक्षक के रूप में। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक माह के लिए देता हूं, और हमारे आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर शुक्ला जी को और माननीय कुलपति जी को कि आपने जुड़ने का अवसर दिया। और फिर कभी चर्चा होगी, क्योंकि इतना विषय रोचक है। जहां हमारे साथी शिक्षक होते हैं तो वहां लगता है कि कितनी बातें कर लूं, क्योंकि भारत का भविष्य आप में ही दिखलाई पड़ रहा है, और भारत के भविष्य के निर्माता कोई है तो आप ही हैं, हम ही हैं। इसलिए आपसे चर्चा करके, अपने परिवार के साथियों से अपने परिवार में बात करके बड़ी संतुष्टि होती है, और संतुष्टि होने का मूल कारण है कि हम उस धरोहर, उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी हमको मिली है। क्योंकि श्रेष्ठ अगर किसी को कहा गया है, अपने यहाँ तृतीय नेत्र की बात कही जाती है, तो ज्ञान किसी के पास है तो तृतीय नेत्र के समान है। ज्ञानम तृतीयम मनुष्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोकितक्षम। ज्ञान के माध्यम से हम तीसरा नेत्र रखते हैं, और वो केवल हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे शिक्षक, हमारे आचार्यों के पास ही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। फिर चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you very much, sir. It was just like double offer for our participants. It was a motivating lecture on Guru Dakshata. At the same time, our chief guest has also thrown light on National Education Policy 2020 and how should we imbibe all the basic tenets of National Education Policy. He talked about how 5 pillars of National Education Policy are discussed and how teachers should follow them. National Education Policy, which has the 5 pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability, should be borne by every teacher. A teacher is not a person who has a lot of knowledge. A teacher is a person who inculcates in himself
the principles and ethical values. And I think that was the point which Sir has emphasized. And for me also, if somebody asks that what is the best graduate degree, I always say it is be calm. It's not be calm, it's be calm. So this is the best graduate degree which I personally feel that, and this was I think communicated by our chief guest, that a guru is a person who dispels the darkness of ignorance. And so many points related to national education policy, like generalizations with specializations. How can you like choose major courses, minor electives? How will you get certificate course, diploma course, and degrees? He just touched, some important aspects of national education policy, which are going to be very fruitful for all our, participants. Not only that, his lecture was also, filled with so many references from our Vedas, Upanishads, and the great masters. He quoted Chanakya. He quoted Swami Vivekananda also, who said that spirituality is the soul of India. And if you inculcate in yourself the spirituality, so education will take its proper direction. So, sir, thank you very much for your thought-provoking, insightful, and enlightening lecture. And I hope in future also, we will make our request, and you will give your kind consent to you. And once again, on the behalf of the UGC HRDC, we express our thankfulness to you for sparing your valuable time with us. Now I request Dr. Chaya Singh for vote of thanks. Thank you, sir, for giving me that opportunity. As we proceed with this faculty induction program, I feel that it is the start of an interesting substantial journey for all of us. I express my sincere gratitude to our chief guest, Professor K.D. Mishra, sir, Vice Chancellor, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, Madhya Pradesh. And thank you, sir, for taking out some time from your busy schedule to guide us. And your words have surely set the tone of this program. Thank you, sir. It's a privilege to have and to listen our Director, UGC HRDC, Professor Rajnikant Pandey, sir. Your words were surely a source of inspiration and a guiding factor for all of us. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our Vice Chancellor, sir, Professor Dr. Rajesh Singh, sir. Though we were unable to just hear him, but I hope that someday we will definitely listen to him. And thank you, sir. I again once thank to my coordinator, Professor Dr. Ajay Shukla, sir. Thank you, sir, for just organizing this program. And I hope that for all of us, it's actually going to be a session of real learning. And thanks to the co-coordinator, Dr. Manish Pandey, sir. I thank you all for giving us this opportunity to participate. And I hope that this session of a month is actually going to be a real session of learning. Thank you. Once again, as a coordinator, I express my gratitude to each and every person who is present on this digital platform. Thank you very much. Now, this is the end of the meeting. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Sir.